ईडी का एक्शन लगातार पेपर लीक केस में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने अब तक 24 से ज्यादा नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें आरपीएससी चेयरमैन, सदस्य और नकल गिरोह से जुड़े लोग हैं। इन्हें नोटिस जारी किया गया है और जारी नोटिस करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब्त दस्तावेज और शिकायत पत्रों के साक्ष्यों के आधार पर इन सभी से पूछताछ होगी। आरपीएससी चेयरमैन और सदस्य और नकल गिरोह से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली आने के लिए कहा गया है, यानी दिल्ली मुख्यालय में, ईडी मुख्यालय में पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि आरपीएससी के चेयरमैन संजय टोटिया और अन्य जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनसे ईडी पूछताछ कर सकती है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, ईडी मुख्यालय यानी दिल्ली में बुलाया गया था और अब ये माना जा रहा है कि बड़ा शिकंजा इस मामले में सामने आएगा और बड़े जो गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं वो ईडी की रडार पर आ गए हैं। सुरेश ढाका की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करते हुए ईडी अब यहां पर पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पेपर लीक प्रकरण के बाद से फरार है। सुरेश ढाका, शेर सिंह मीणा, भजन लाल बिश्नोई और इसके करीबी से पूछताछ होगी। जो आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा है जो गिरफ्तार हो चुका है, उसके करीबियों से पूछताछ होगी। आरोपियों के करीबियों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देखिए पहले से ही यहां पर ईडी मानकर ये चल रही थी कि सिर्फ बाबूलाल कटारा का ही काम नहीं हो सकता है, यानी कि बड़ी मछलियां अब सामने आ सकती हैं। तो पेपर लीक मामले में अब तक 14 मार्च को केस एसओजी को ट्रांसफर किया गया था। एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से भूपेन्द्र सारण को गिरफ्तार किया था। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और ड्राइवर अजमेर से गिरफ्तार हुआ। शेर सिंह मीणा और अनिल ओडिशा से गिरफ्तार हुआ। बाबूलाल कटारा का भांजा विजय कटारा जो था वो डूंगरपुर से गिरफ्तार हुआ। शेर सिंह ने बाबूलाल कटारा से 7 लाख रुपए में पेपर खरीदने की बात कबूली है। एसओजी ने 56 लाख रुपए बरामद भी किए। उदयपुर के बेकरिया थाने से एसओजी को ट्रांसफर किया गया था यह केस। एसओजी इस मामले की छानबीन कर रही है। ईडी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया है और अब ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उससे माना यह जा रहा है कि बड़ी मछलियां फंस सकती हैं। आरपीएससी के चेयरमैन तक ये जांच पहुंच चुकी है। नोटिस जारी किया गया है। नकल गिरोह से जुड़े हुए करीब 24 से ज्यादा लोगों को अब तक नोटिस जारी करते हुए ईडी मुख्यालय यानी कि दिल्ली दफ्तर में बुलाया गया है और माना जा रहा है कि आरपीएससी के चेयरमैन की क्या भूमिका पेपर लीक में रही है, यही समझने की कोशिश ईडी की रहेगी। शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से और अजमेर से हमारे साथ मनवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर का सबसे पहले रुख करते हैं। शंकर, चूंकि आप ही बता रहे थे कि 11 बजे का वक्त दिया गया है, ये बताइए कि अलग अलग चरणों में पूछताछ होगी या सभी को एक साथ बुलाया गया है? कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है अब तक पूछताछ में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस पेपर लीक मामले में जब कई आरोपियों से जब पूछताछ होगी, ये पूछताछ के लिए तमाम आरोपियों को अलग अलग दिन बुलाया गया है। जो तकरीबन 2 दर्जन लोगों की जो बात हो रही है, इन दोनों तमाम जो आरोपी हैं इसको अलग अलग तारीख में बुलाया जाएगा। आज की तारीख में 2 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं और वो कौन कौन से आरोपी हैं जिनको बकायदा आज बुलाया गया था, उनके नाम की भी अभी औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो लगातार 1 सप्ताह तक होगी। 1 सप्ताह में अलग अलग तारीख में, अलग अलग वक्त में उन तमाम आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो ईडी मुख्यालय में होगी और ईडी मुख्यालय में विस्तार से जाना जाएगा, विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस पेपर लीक मामले को अंजाम दिया गया और जिस तरह से पिछले सोमवार को ईडी के द्वारा तकरीबन 27 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, कई महत्वपूर्ण सबूत मिले और खास तौर पर जिस तरह से काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में उन तमाम जो आपस में बातचीत की गई, आपस में कई डॉक्यूमेंट्स का शेयर किया गया था कई ग्रुप में, तो उन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही इस पेपर लीक मामले से जुड़े हुए कई ऐसे सफेद पोस्ट जो लोग हैं बकायदा उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी, पूछताछ की प्रक्रिया के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मसला बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और खास तौर पर इन आरोप जी शंकर, आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए शंकर यहाँ पर कह रहे हैं कि सफेद पोशों तक की जांच आ सकती है। बहुत बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं शंकर। मनवीर का रुख करते हैं। मनवीर हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़े हुए। मनवीर, आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? चूंकि आरपीएससी के
चेयरमैन तक ये जांच पहुंच चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि बड़े खुलासे होंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक जो पूरा मामला है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुछ नए कीर्तिमान बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये इतिहास में पहली बार है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच के केंद्र में रखा है। ये भी पहली बार हुआ है कि आरपीएससी मेंबर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई। अब जिस तरीके से ये नोटिस दिए गए हैं, उसके बाद से जो जानकारी आरपीएससी से निकल कर के सामने आ रही है कि आरपीएससी के जो चेयरमैन है संजय श्रोत्री है, फिलहाल वो जो अपने विधि विशेषज्ञ हैं उनके साथ में सलाह मशवरा कर रहे हैं। क्या आरपीएससी चेयरमैन जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ईडी नोटिस दे करके पूछताछ के लिए तलब कर सकती है? अगर तलब कर सकती है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय श्रोत्री है, वो मंथन कर रहे हैं। उनकी टीम उस बारे में अपनी तैयारी कर रही है। उसके बाद जिस तरीके से ये नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसके आधार पर ही वो आने वाले समय में ईडी के समक्ष पेश होंगे। ईडी ने क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, राजस्थान के अंदर 27 स्थानों के ऊपर छापामार कार्रवाई की थी, वहां से बहुत सारी। क्या उन्हें बुलाया जा सकता है नोटिस के जरिए? उनको कब बुलाया गया है? क्या ये इस वक्त आपके पास इसको लेकर जानकारी सामने आई है? क्योंकि खबर है कि अलग अलग चरणों में सभी को बुलाया गया और एक हफ्ते का अंदर सभी जो 24 लोगों को नोटिस जारी किया है उसमें सबसे पूछताछ होनी है। मनवीर, देखिए, जैसे इस पूरे मामले के अंदर ईडी की एंट्री हुई है, उसके बाद से ही अगर हम ये कहें कि आरपीएससी चेयरमैन जो है वो मीडिया से लगातार दूरियां बना रहे हैं। आरपीएससी भवन के अंदर एक तरीके से अघोषित रूप से मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां पर मीडिया केवल स्वागत कक्ष तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। खासतौर पर जो आरपीएससी का पहला तल है, जहां पर कि आरपीएससी चेयरमैन स्वयं बैठते हैं, उसके साथ साथ आरपीएससी के जो तमाम मेंबरान है वो जहां पर बैठते हैं, आरपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी जहां पर बैठते हैं, उस फ्लोर के ऊपर मीडिया की एंट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर फिलहाल ये जानकारी स्पष्ट रूप से सामने निकल करके नहीं आ पाई है कि कब ईडी के द्वारा आरपीएससी के जो चेयरमैन है संजय श्रोत्री है वो उनको तलब किया गया है, कब उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि जिस तरीके से सबसे पहले 8 तारीख को ईडी ने एक जो नोटिस है वो आरपीएससी के तत्कालीन सचिव हरजीलाल अटल को दिया था, और उसके साथ साथ ही वो नोटिस जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय श्रोत्री है उनको भी दिया गया था। इस नोटिस का जवाब इसमें जो पहली बार है कि आरपीएससी के किसी बड़े अधिकारी को तलब किया गया है पूछताछ के लिए, और इसीलिए पूछताछ बहुत अहम हो जाती है। और माना जा रहा है कि अब ईडी का जो शिकंजा जिस तरह से कस रहा है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, और भी बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसकी जांच जो है वो सफेद पोशों तक जा सकती है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाद। शंकर, ये बताइए किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? आप बता रहे कि 2 सदस्यों को आज तलब किया गया है, हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं है, लेकिन क्या ये अब जांच सिर्फ आरपीएससी के सीनियर टीचर्स भर्ती पेपर लीक जिसके जांच एसओजी कर रही है वहां तक रहेगी, या दूसरे पेपर तक ये जांच अब आ सकती है? क्योंकि जब साक्ष्य यहां पर खंगाले गए थे, जब रेड ईडी की तरफ से डाली गई थी, तो माना यह जा रहा था कि आरपीएससी की तरफ से जो भी एग्जाम कंडक्ट करे गए उन सभी की जांच होगी। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, अभी शुरुआती तौर पर जो जिस तरह से ईडी की तफ्तीश चल रही है उस मामले में जो अभी करंट जो मामला था वो उस पेपर लीक से जुड़ा मामला है, और निश्चित तौर पे जब इस मामले पर आगे की तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पे दूसरे जो पेपर लीक का मामला है हो सकता है वो भी मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से एफआईआर करना होगा, एक अलग से वो जो एक मामला को उस मामले को टेक ओवर करना होगा। फिलहाल जो इस मामले की अगर बात करें, जो अभी ताजा जो मामला था, जो पिछले साल 2022 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, और लेकिन परीक्षा आयोजित करने से पहले ही जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका निकल के आई थी, और इस मामले को लेकर जिस तरह से डूंगरपुर इसे जो स्थानीय थाना है बाकायदा वहां पे मामला रजिस्टर किया गया, तो उसी एफआईआर को
ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया। अब मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ईडी किस तरह से काम करती है। इस केस को राजस्थान में जिस तरह से बकायदा थाने में केस रजिस्टर किया गया था, तो उसी केस को एज इट इज उस केस को टेक ओवर किया गया। यानी उस केस को टेक ओवर करने के बाद उसमें एक नया सेक्शन जोड़ा जाता है जो पीएमएलए सेक्शन कहलाता है। पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस केस को जोड़ा जाता है। तो ईडी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है, बल्कि अगर कहीं पे कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो उस केस में अगर मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना अगर दिखती है तब उस केस को टेक ओवर किया जाता है और उसके बाद आगे तफ्तीश की जाती है। तो इस मामले में कई लोग जो हैं जिसकी भूमिका इस मामले में साफ तौर पर निकल के सामने आ चुकी है। राजस्थान के स्थानीय पुलिस के द्वारा इस मामले में तमाम जो तफ्तीश की जो रिपोर्ट है उसको भी ईडी के द्वारा आगे जांचा जा रहा है। आरपीएससी का पेपर लीक जो सीनियर टीचर भर्ती से जुड़ा हुआ था वहीं तक जांच सीमित रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में दूसरे पेपर तक पहुंचे। यहाँ पर आपसे मनवीर ये जानना चाहेंगे, जो 24 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, क्या ये वही लोग हैं जिनसे एसओजी की टीम पहले पूछताछ कर चुकी है या ये दूसरे लोग हैं? कौन कौन से लोग हैं, इसमें कौन कौन से बड़े नाम है, जरा ये भी बताएं। देखिए, जिन 24 लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है, जिनको कि ईडी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है, उनकी अगर हम एसओजी की जांच से तुलना करने की कोशिश करते हैं तो एसओजी ने जब इस केस को रजिस्टर्ड किया था, जब गिरफ्तारियां हुई, बाबूलाल कटारा की भी गिरफ्तारी हुई, आरपीएससी चेयरमैन से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई थी। तत्कालीन जो आरपीएससी के सेक्रेटरी थे हरजीलाल अटल, उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन जब ईडी ने राजस्थान में छापेमारी की है और लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय लेन देन के सबूत ईडी को राजस्थान से मिले हैं, तो कई बड़े नाम और कई बड़े चेहरे जांच के अंदर अब शामिल हुए हैं। कुछ राजनेताओं के नाम भी इसके अंदर शामिल बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सुरेश ढाका जो कि फरार चल रहा है पेपर लीक मामले में, सुरेश विश्नोई जो कि फरार चल रहा है पेपर लीक मामले में, उनके भी नाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और कई बड़े ऐसे यूं कहा जा सकता है कि वित्तीय लेन देन करने वाले लोगों के नाम इसमें शामिल है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए बहुत एक बड़ी रकम है। जिसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस बात का खुलासे के लिए हमको ईडी का इंतजार करना होगा कुछ समय के लिए। लेकिन जब ये नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तो कई सफेद पोश चेहरे ये माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आक्रामक रुख पहले दिन से अपना रही थी, वो लगातार कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री होनी चाहिए, उसके माध्यम से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि एसओजी का दायरा सीमित है। एसओजी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आती है और खासतौर पर सत्ताधारी राजनीतिक दल के दबाव में एसओजी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सियासी सवाल भी यहाँ पर लेके हमने मनवीर देखा है। सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की तेज होगी प्रयास, जाहिर तौर पर ईडी की कोशिश रहेगी, इसके साथ सुरेश विश्नोई तक जाने की भी कोशिश रहेगी, लेकिन सफेद पोशों तक ये जांच पहुंचेगी और उस पर जाहिर तौर पर जिस तरह से चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो एक बड़ा ये मामला बनता हुआ भी इस वक्त नजर आ रहा है। मनवीर, हमें ये बताइए, जो 24 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जाहिर तौर पर अलग अलग चरणों में इन सभी से पूछताछ हो रही है। आपने जो हमें एक अहम जानकारी दी कि अभी जो आरपीएससी के चेयरमैन है वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या उन्हें नोटिस ईडी जारी कर सकती है। ऐसे में आप आगे की तस्वीर क्या देख पा रहे? क्या ये मामला कोर्ट भी जा सकता है? और आखिरकार अगर उनको तलब किया जा रहा है, अगर वो पहुंचते हैं तो कौन से वो सवाल है जिनकी जानने की कोशिश ईडी की करेगी? क्योंकि आरपीएससी का एक चेयरमैन, जाहिर तौर पर सवाल यही उठता है कि अगर आप ही का एक सदस्य पेपर बना रहा था, पेपर लीक हो रहा है, तो क्या आपको उसकी भूमिका संदिग्ध नहीं लगी तो क्या आपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की? तमाम सवाल होंगे। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर अगर हम आरपीएससी की बात करते हैं और आरपीएससी चेयरमैन की बात करते हैं तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पेपर लीक जहां कहीं भी होता है, संबंधित जो परीक्षा एजेंसी है, आमतौर पर ये व्यवहार में रहा है कि वो परीक्षा एजेंसी उस मामले के अंदर एफआईआर करवाती है, लेकिन इस पेपर लीक प्रकरण के अंदर कोई एफआईआर आरपीएससी के द्वारा नहीं करवाई गई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि ये जो पेपर है, वरिष्ठ व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा जो नैतिक दायित्व था वो आरपीएससी चेयरमैन का था। आरपीएससी चेयरमैन ही जो पेपर सिलेक्शन कमेटी है उसका गठन करते हैं। आरपीएससी चेयरमैन का ये दायित्व होता है कि उस पेपर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक जो सदस्य है उसको ये प्रभार दिया जाए कि उसके निर्देशन में ये पूरा काम हो। तो बाबूलाल तैयार है सवालों का, और इन्हीं सवालों का सामना अब आरपीएससी के चेयरमैन को करना होगा। हमारे साथ मनवीर बने रहिए, शंकर भी हमारे साथ जुड़े। शंकर, चूंकि अब
लगभग 11:30 बजने जा रहे हैं। क्या कोई भी यहां पर आपको नकल गिरोह से जुड़े हुए जो 24 लोगों को नोटिस जारी किया था वहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह की हलचल है और क्या माना जाए आज पूछताछ में कौन से सवाल जिनको जाने की कोशिश ईडी करेगी? शंकर, देखिए तकरीबन 11:22 हो चुके हैं और अभी तक राजस्थान से जुड़े हुए जो आरोपी हैं जिसका वास्ता आरपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले से है, अभी तक कोई शख्स यहाँ पे नहीं पहुंचा है। हालांकि कई बार देखने को मिलता है कि कई आरोपी जो जिसे नोटिस भेजा जाता है, सम्मन भेजा जाता है पूछताछ का, तो वो पहली नोटिस को दरकिनार करते हैं या नजरअंदाज करते हैं या उस मामले पर कोई न कोई चाहे बीमारी का बहाना बनाते हैं और नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में लीगल जो एक मदद जो है वो लेनी होती है, तो अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि ये लोग आएंगे भी या नहीं, नजर बनाए रखेगा शंकर। आपके पास हम दोबारा रुक करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। मनवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हर एक तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाएगा, हर एक खबर आप तक पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर बिग ब्रेक में